डॉक्टर हिमांशु सिंह, प्रवक्ता इतिहास, राजकीय इंटर कॉलेज प्रयागराज, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 में इतिहास विषय के अंतर्गत अध्याय 7 एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम लोग 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का अध्ययन करेंगे और इस साम्राज्य की विजयनगर साम्राज्य की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों की जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। यह साम्राज्य उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। सन 1565 ईस्वी में आक्रमण के बाद यह उजड़ गया और 17वीं और 18वीं शताब्दी में विनष्ट होने के बाद यह कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृति में हम्पी नाम से विख्यात हुआ। हम्पी नाम का आविर्भाव यहां की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी से हुआ था। हम्पी के भग्नावशेषों की खोज सन 1800 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी के द्वारा की गई थी, जो एक अभियंता और पुराविद थे। इतिहासकारों ने इस साम्राज्य की जानकारी के लिए इतिहास जानने के सभी तीनों स्रोतों का सहारा लिया है। ये तीन स्रोत हैं पुरातात्विक साक्ष्य, साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत के ग्रंथ और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत भी। अभी अध्याय में हम लोग देखेंगे कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में अनेक विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की। इस साम्राज्य की स्थापना सन 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की। विजयनगर शासकों का संघर्ष अपने साम्राज्य की उत्तरी सीमाओं पर दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति शासकों से हुआ। इस संघर्ष का मुख्य कारण था उर्वर नदी घाटियों पर और लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर एकाधिकार करना। राज्यों के मध्य संपर्क से विचारों का आदान प्रदान हुआ। यह विचारों का आदान प्रदान विशेषकर स्थापत्य के क्षेत्र में हुआ और विजयनगर के शासकों ने भवन निर्माण की तकनीक को ग्रहण किया और विकसित भी किया। विजयनगर के शासक, जो अपने आप को राय कहा करते थे, इन्होंने विकासवादी परंपराओं को आगे बढ़ाया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में शासक और व्यापारी वर्गों की क्या स्थिति थी। इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित थी, इसलिए घोड़ों का आयात अरब और मध्य एशियाई देशों से किया जाता था। इस व्यापार में शुरुआती चरण जो था, आरंभिक चरण में यह व्यापार अरब व्यापारियों के द्वारा ही नियंत्रित होता था और इसमें यहां के स्थानीय घोड़ों के व्यापारी, ध्यान दीजिएगा, स्थानीय घोड़ों के व्यापारी जिन्हें कुदरई चेट्टी भी कहा जाता था, ये भी इस विनिमय में भाग लिया करते थे। सन 1498 ईस्वी में पुर्तगालियों ने यहां पर व्यापारिक और सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया। सामरिक तकनीक, विशेषकर बंदूकों के प्रयोग के कारण पुर्तगाली जो थे, इन्होंने बेहतर सामरिक तकनीक का प्रयोग किया और उसमें मुख्य था इनका बंदूकों का प्रयोग। इस बंदूकों के प्रयोग के कारण ये जल्दी ही इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरे। विजयनगर मसालों, वस्त्रों, रत्नों के बाजारों के लिए भी प्रसिद्ध था। व्यापार इस समय प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। विजयनगर के लोग महंगी विदेशी वस्तुओं की विशेष मांग किया करते थे,
जिसमें रत्न और आभूषण मुख्य है। व्यापार से प्राप्त राजस्व जो था वो राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया करता था। आइए देखते हैं विजयनगर राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन किस प्रकार हुआ। विजयनगर साम्राज्य में पहला राजवंश संगम वंश था, जो सन 1485 ईस्वी तक रहा। इसके बाद सुलुक सत्ता में आए, जो सैन्य कमांडर थे, और यह सन 1503 ईस्वी रहे। सुलुक से सत्ता तुलु वंश के हाथों में गई और तुलु वंश के विख्यात सुप्रसिद्ध शासक थे कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल था 1509 ईस्वी से 1529 ईस्वी तक। तुलु वंश के पश्चात सत्ता अराविद वंश के हाथों में गई और ये 17वीं शताब्दी के अंत तक इन्होंने सत्ता पर अधिकार किए रखा। आइए अध्ययन करते हैं कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के शासन की प्रमुख विशेषता थी विस्तार और सुदृढ़ीकरण। बच्चों, हम लोग जिस समय की बात कर रहे हैं मध्यकाल की, तो उस समय शासन की एक शासक की प्रमुख विशेषता होती थी, होना चाहिए राजा के पास, कि वो साम्राज्य का विस्तार करे और विस्तृत साम्राज्य पर एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करे। तो ये जो दो विशेषताएं थी, विस्तार और सुदृढ़ीकरण, ये कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता भी मानी जाती है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में सन 1512 ईस्वी में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र जो था वो रायचूर दोआब भी कहा जाता है। इस रायचूर दोआब पर भी अधिकार स्थापित किया गया। सन 1514 ईस्वी में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया और सन 1520 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तानों को भी बुरी तरह पराजित किया गया। उसके कार्यकाल में अतुलनीय शांति और समृद्धि व्याप्त रही। उसने मंदिरों और गोपुरम का निर्माण कराया। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक शब्द हमने अभी प्रयोग किया है, गोपुरम। गोपुरम जो है, ये चित्र के माध्यम से आप देखें, ये जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये भव्य इमारत मंदिर के मुख्य द्वार पे बनी, यही गोपुरम है। गोपुरम जो होता था, ये दक्षिण भारत के मंदिरों में मुख्य द्वार पर स्थित एक स्मारकीय अट्टालिका होती थी, जिसे विमानम भी कहा जाता है। तो ये अनेक मंदिरों का और गोपुरम का भी निर्माण इन्होंने कराया। इन्होंने अपनी मां के नाम पर नगरपुरम नामक नगर, एक उपनगर की स्थापना की। यह उपनगर विजयनगर के समीप था। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में अमुक्त मल्यद नामक एक ग्रंथ की भी रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने व्यापारियों का उल्लेख किया है। कृष्णदेव राय इस ग्रंथ में लिखते हैं कि राजा को बंदरगाहों को सुधारना चाहिए। देखिए, व्यापार के संबंध में जो कितनी अच्छी बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने सबसे पहली बात ये लिखी कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, बंदरगाहों की स्थिति को अच्छी रखनी चाहिए, और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए आभूषण, रत्न, चंदन, मोती और अन्य बहुत सारी वस्तुओं को खुले तौर पर आयात किया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो उन्होंने यहां लिखी। इसके साथ ही साथ वो ये भी लिखते हैं कि यदि कोई नाविक किसी कारण से, जैसे कि तूफान आ जाने के कारण, थकान के कारण या बीमारी के कारण, अगर देश में, राज्य में उतरना चाहता है, तो उसकी भी देखभाल शासक को करनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात वो व्यापारियों के संबंध में इस ग्रंथ में लिख रहे हैं। बच्चों देखिएगा ध्यान। और तीसरी एक महत्वपूर्ण बात वो यहां पर यह भी लिखते हैं कि राजा को हाथी और घोड़ों का आयात करने वाले अच्छे व्यापारियों का भी सम्मान करना चाहिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इन बातों के माध्यम से वो ये भी लिखते हैं कि अगर एक राजा ये सारे काम करेंगे, तो ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जैसे कि घोड़े, हाथी और बहुमूल्य चीजें, ये आपके दुश्मनों तक नहीं पहुंच पाएंगी और व्यापारी जो हैं वो इनको, राज्य को उपलब्ध कराया करेंगे।
कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। सन 1529 ईस्वी में जब कृष्णदेव राय की मृत्यु होती है तो जो राजकीय ढांचा था वो तनावग्रस्त हो गया। अब इस समय में आप देखिए कि विजयनगर के शासक और दक्कन के सुल्तानों की जो सामरिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर के जो राजनीतिक समीकरण बनते थे वो समय समय पर बदलते रहते थे। अब जो स्थिति उत्पन्न होती है उसमें दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर के विरुद्ध एक मैत्री संबंध स्थापित कर लिया। यह मैत्री संबंध जो है देखिए अब आगे युद्ध के रूप में दिखाई देगा। सन 1565 ईस्वी में राक्षसी तांगड़ी का युद्ध, जिसे तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है ये बच्चों। इस युद्ध में विजयनगर का यह युद्ध होता है। विजयनगर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे प्रधानमंत्री राम राय और इनके विरुद्ध जो विपरीत जो इनकी सेनाएं थी वो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाएं थी। इन संयुक्त सेनाओं के द्वारा विजयनगर की पराजय हो जाती है। अब पराजय के बाद साम्राज्य का जो केंद्र था वो स्थानांतरित हो जाता है पूर्व की ओर और अब अराविदु वंश जो था वो पहले पेनुगोंडा से और बाद में चंद्रगिरी से उसने शासन किया। चंद्रगिरी जो है ये वर्तमान समय में तिरुपति के समीप एक स्थल है। बच्चों, दिल्ली के सुल्तानों और विजयनगर के शासकों में धार्मिक विभिन्नताओं होने के बावजूद इनके संबंध हमेशा से ही शत्रुतापूर्ण नहीं रहे थे। कृष्णदेव राय ने भी दिल्ली सल्तनत में सत्ता के अनेक दावेदारों का समर्थन भी किया था। इसीलिए उसने यवन राज की स्थापना करने वाला विरुद्ध भी धारण किया, अर्थात उपाधि भी धारण की थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत राय और नायकों की क्या स्थिति थी। इस समय विजयनगर साम्राज्य में इस समय शक्ति का प्रयोग जो था वो सेना प्रमुख किया करते थे, जिन्हें नायक भी कहा जाता था। ये अपने सशस्त्र समर्थकों के साथ किलों पर नियंत्रण स्थापित करते थे। ये नायक भ्रमणशील रहते थे, कन्नड़ और तेलुगु भाषाएं बोला करते थे और बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी इनका साथ देते थे। अनेक नायकों ने विजयनगर शासक का रायों के अधीन उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ इनमें से ऐसे भी थे जो विद्रोह कर दिया करते थे और इनके विद्रोह को सैन्य कार्रवाई के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक प्रणाली क्या थी। बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है ये बच्चों। यहां पर विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी अमर नायक प्रणाली। इस प्रणाली में अनेक तत्व जो थे वो दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय अर्थात विजयनगर के शासकों द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। देखिए यही जो समानता है, ये जो बात है यहाँ पर, यही बात एकता प्रणाली से यहां समानता स्पष्ट करती है। एकता प्रणाली में भी नगद वेतन ना देकर के प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र प्रदान कर दिए जाते थे। ये अमरनायक किसानों, शिल्पकर्मियों और व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य कर वसूल करते थे। राजस्व का कुछ भाग ये व्यक्तिगत उपयोग के लिए घोड़ों और हाथियों के रखरखाव के लिए प्रयोग में लाते थे और राजस्व का कुछ भाग मंदिरों, सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए ये प्रयोग में लाते थे। ये शासक को सैन्य शक्ति भी प्रदान करते थे। आवश्यकता पड़ने पर जब राजा को सेना की आवश्यकता पड़ती थी तो ये अपनी सेना राजा के पास भेज दिया करते थे और इनकी मदद से ही विजयनगर के शासकों ने दक्षिणी प्रायद्वीप पर अधिकार स्थापित किया था। अमरनायक
वर्ष में एक बार राजा को भेंट भी दिया करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजा के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर उसे उपहार भी दिया करते थे। इन अमर नायकों पर अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए इनको स्थानांतरण भी किया जाता था, ताकि ऐसा ना हो कि इनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण ना रहे, एक ही जगह रहेंगे तो ये इनके ऊपर नियंत्रण रखना आसान नहीं होगा, इसलिए इनको स्थानांतरण भी इनका किया जाता था। 17वीं शताब्दी में अनेक नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य भी स्थापित कर लिए थे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर राजधानी और इसके परिप्रदेशों के बारे में। विजयनगर एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा, स्थापत्य शैली से अभिलक्षित शहर था। यहां पर अनेक विदेशी यात्रियों ने यात्रा की, यहां पर घूमा और उन्होंने देखा इसके बारे में। इन विदेशी यात्रियों को दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। पहला है 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाले और दूसरे विदेशी यात्री हैं 16वीं शताब्दी में यात्रा करने वाले। 15वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों में प्रमुख हैं निकोलो दे कॉन्टी, ये इतालवी व्यापारी थे, इटली के थे। दूसरे थे अब्दुल रज़ाक, ये फारस के राजा का दूत था। और तीसरे थे निकितिन, जो रूस का एक व्यापारी था। ये तीन जो थे ये 15वीं शताब्दी में विजयनगर आए थे और 16वीं शताब्दी में विजयनगर की यात्रा करने वाले प्रमुख यात्री थे दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस और फर्नांडो नूनेस। ये तीनों जो थे ये पुर्तगाली यात्री थे। डोमिंगो पेस ने विजयनगर शहर की सुंदरता का बहुत अच्छा वर्णन किया है। डोमिंगो पेस लिखता है कि जब मैंने पहाड़ पर चढ़कर शहर को देखा तो यह शहर रोम जितना ही विशाल और सुंदर दिखाई दिया। यहां पर अनेक उपवन हैं, आवासों में बगीचे हैं। इन बगीचों में नालियों के माध्यम से जल पहुंचाया जाता है, सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी झीलें हैं और इसके अलावा उसने लिखा है कि बगीचों के साथ साथ खजूर के वृक्षों का एक बगीचे का उल्लेख भी करता है और वो ये बताता है कि एक खजूर के वृक्ष का बगीचा जो था राजा के महल के समीप था और इसी बगीचे में फलों के और बहुत सारे वृक्ष भी लगे हुए थे। तो ये शहर की सुंदरता के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन डोमिंगो पेस यहां पर उपलब्ध कराता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा किस प्रकार की थी। विजयनगर साम्राज्य में तुंगभद्रा नदी पर प्राकृतिक कुंड का निर्माण हुआ था। तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसके समीप ग्रेनाइट की पहाड़ियां हैं। इसमें अनेक जलधाराएं हैं जो नदी में आकर मिलती हैं। इन जलधाराओं पर बांध बनाए गए थे। ये बांध के माध्यम से पानी के लिए हौज बनाए गए थे जिसमें जल संरक्षित किया जाता था। बच्चों, उस समय ये यहाँ के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से था, तो इसलिए यहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी जल संचयन। शुष्क क्षेत्रों में जल को सिंचित करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं और इस सिंचित जल को राजकीय केंद्रों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी यहां पर की गई थी। 15वीं शताब्दी में जल संचयन के लिए एक सबसे बड़ा एक जो कुंड प्राप्त होता है, एक जो जलाशय प्राप्त होता है, वो था कमलपुरम जलाशय। कमलपुरम जलाशय का प्रयोग, इसके जल का प्रयोग न केवल खेतों को सिंचित करने में किया जाता था, बल्कि इसके जल का प्रयोग राजकीय केंद्रों तक भी पहुंचाया जाता था। राजकीय केंद्रों में भी इसके जल का प्रयोग किया जाता था। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक है हिरिया। इसके भग्नावशेष भी प्राप्त हुए हैं। हिरिया जो थी ये एक ऐसा जल संरचना थी कि इस पे तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था इसके द्वारा, और इससे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में भी इस जल का प्रयोग किया जाता था।
कृष्णदेव राय ने के द्वारा बनवाए गए अनेक जलाशयों का उल्लेख भी डोमिंगो पेस करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी और सड़कें। बच्चों, किलेबंदी से आशय है साम्राज्य को, नगर को घेरना, सुरक्षित करना, बाह्य आक्रमण से उनको घेर कर, दीवारों के माध्यम से घेर करके सुरक्षित करना, यही यहां किलेबंदी से आशय है। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य में सड़कें किस प्रकार की थी। फारस के शासक का दूत अब्दुल रज़ाक ने कालीकट, जिसे वर्तमान समय में कोझिकोड भी कहते हैं, वहां पर किलेबंदी में दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। वो बताता है कि यहां जो किलेबंदी थी वो उसमें 7 चरणें थी, 7 पंक्तियां थी किलेबंदी की, 7 स्तर पे उसकी किलेबंदी की गई थी। इससे यह पता चलता है कि यह बहुत ही सुरक्षित रूप से बसाया गया था। यह किलेबंदी शहरों के साथ साथ कृषि में प्रयुक्त क्षेत्र और जंगलों को भी इसमें से घेर करके की गई थी। अर्थात ये देखिएगा कि केवल शहरों को ही नहीं घेरा गया था। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यहां पर यह भी है कि इस किलेबंदी के द्वारा जो सुरक्षा प्रदान की गई थी वो केवल शहरों को ही नहीं की गई थी, बल्कि खेतों को भी की गई थी, कृषि में प्रयुक्त क्षेत्रों को भी की गई थी, बगीचों को भी की गई थी और साथ ही साथ जंगलों को भी सुरक्षित बनाया गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को जोड़ती थी। सबसे बाहरी दीवार के बारे में जो बात किया अभी की ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो ये इसको जोड़ती थी सबसे बाहरी दीवार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें खेतों को भी घेरा गया था, खेतों को भी बाह्य आक्रमण से सुरक्षित किया गया था। अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पेस दोनों ने ही खेतों की किलेबंदी का उल्लेख किया है। अब्दुल रज़ाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुटे हुए खेत, बगीचे और आवासों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। वहीं डोमिंगो पेस लिखता है कि शहर में पहली परिधि में घुसने से लेकर शहर के अंदर जाने तक का जो बीच का स्थान था, उसमें यहां के लोग धान की खेती किया करते थे और इसको सींचने के लिए नहर के माध्यम से यहां पर जल भी लाया जाता था। तो इस तरीके से अब्दुल रज़ाक और डोमिंगो पेस दोनों ने ही खेतों की किलेबंदी का उल्लेख किया है। वर्तमान समय के पुरातत्वविद भी इन दोनों के कथनों की पुष्टि करते हैं। वर्तमान पुरातत्वविदों ने यह स्पष्ट किया है कि धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के मध्य कृषि क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और इनकी सिंचाई के लिए तुंगभद्रा नदी से नहर के माध्यम से जल भी लाया जाता था। ये पहली किलेबंदी की बात हुई। दूसरी किलेबंदी की बात है कि नगरीय केंद्र के आंतरिक भागों को घेरने के लिए दूसरी किलेबंदी की गई थी। तीसरी किलेबंदी में शासकीय केंद्रों को घेरा गया था। महत्वपूर्ण इमारतें इसमें अलग से ही ऊंची दीवारों से घेरी गई थीं। दुर्ग में प्रवेश करने के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार हुआ करते थे। ये प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य शैली के नमूने थे। इन प्रवेश द्वारों पर मेहराब और गुंबद का प्रयोग किया गया है। यह मेहराब और गुंबद इंडो इस्लामिक स्थापत्य शैली को दर्शाते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अब सड़कों को देखते हैं कि सड़कें किस प्रकार की थीं। सड़कें बड़ी थीं, चौड़ी थीं और पहाड़ी स्थानों से बच करके, घाटियों से होकर के निर्मित की गई थीं, अर्थात सुरक्षित थी। मुख्य सड़कों के दोनों ओर बाजार थे। ये यहां की सड़कों की विशेषता थी। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में शहरी केंद्र किस प्रकार के थे। पुरातत्वविदों को शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर सामान्य लोगों के आवास के साक्ष्य अपेक्षाकृत कम मात्रा में प्राप्त हुए हैं। साथ ही पुरातत्वविदों को शहरी केंद्र के उत्तरी पूर्वी कोने पर परिष्कृत चीनी मिट्टी भी प्राप्त हुई है।
जो संभवतः अमीर व्यापारी वर्ग के निवास के लिए यहां पर ये प्रदर्शित करती है। पुर्तगाली यात्री बरबोसा सामान्य लोगों के आवासों का वर्णन करता है। बरबोसा लिखता है कि ये सामान्य लोगों के आवास छप्पर युक्त होते थे लेकिन सुदृढ़ होते थे। विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर में पूजा स्थल में देखेंगे तो पूजा स्थल में मंदिर भी प्राप्त हुए हैं और पानी का स्रोत जो था वो पानी के स्रोत में ये कुएं के जल, बरसात के पानी वाले जलाशय और मंदिरों में स्थापित जलाशयों को ये पानी के मुख्य स्रोत के रूप में प्रयोग में लाते थे। बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आज हम लोगों ने अध्ययन किया है विजयनगर साम्राज्य की उत्पत्ति के बारे में, विजयनगर में शासक वर्ग के बारे में, व्यापारी वर्ग के बारे में, यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में, विभिन्न राजवंशों के बारे में, कृष्णदेवराय के बारे में और विजयनगर साम्राज्य की जल संपदा के बारे में, यहाँ के शहरी केंद्र के बारे में, यहाँ की किलेबंदी और सड़कों के बारे में आज हम लोगों ने अध्ययन किया है। आज आपको अभ्यास के लिए एक प्रश्न दिया जा रहा है। प्रश्न है, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था? इस प्रश्न को आप अपनी पाठ्यपुस्तक की सहायता से उसको अध्ययन करने के उपरांत लिखें। आज की कक्षा में इतना ही। शेष अगली कक्षा में। धन्यवाद।